नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। हार नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान को आतंकवाद किसी भी रूप में मंजूर नहीं। दुनिया के सामने भारत ने तालिबान को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है, साथ ही चीन और पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया है। आपको बताएंगे पूरी खबर। इसके अलावा बताएंगे कैसे हिंदुस्तान की सियासत में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। लेकिन शो की शुरुआत तालिबान में चल रहे विद्रोह के खिलाफ से। आज तक की टीम लगातार आपको अफगानिस्तान से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। अफगानिस्तान में जहां एक और तालिबान की दहशत है, तो वहीं महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंदूक के सामने महिलाओं और अफगानिस्तानी आवाम अब डट कर खड़ी हो रही है और साफ कह रही है कि तालिबान उन्हें मंजूर नहीं। काबुल का जो ताज तालिबानियों को तश्तरी में सजा हुआ मिल गया था, चंद दिनों के भीतर उस ताज के कांटे उसकी सत्ता को चुभने लगे हैं। अफगानिस्तान के जिस झंडे को तालिबान ने बंदूक की जोर पर रौंद दिया था, वही झंडा अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आतंक के जोर के आगे आवाम का शोर अफगानिस्तान के शहर शहर में गूंज रहा है। As you can see that there is a situation right now, like it seems like every person wants to leave. हर कोई गणतंत्र वाले तालिबानी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर आया है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल फतह किया था, तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आम जनता आतंक के जुल्म के खिलाफ यूं हल्ला बोल कर देगी। लेकिन 5 दिनों के भीतर अफगानिस्तान के तमाम शहरों से विरोध की जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। एक एक तस्वीर ये बता रही है कि बंदूक के बल पर तालिबानी राज का सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला। जलालाबाद में आजादी के दीवानों ने तालिबानी गोलियों की परवाह नहीं की और सड़कों पर विशाल झंडा लेकर निकल पड़े। तालिबानियों ने इस हिमाकत पर गोलियों की बरसात की, पर आम लोगों में गोलियों का भी खौफ नहीं दिख रहा है। जलालाबाद वाली तस्वीर काबुल में भी दिखी। यहाँ भी फ्लैग मार्च में शामिल लोगों को डराने के लिए तालिबानियों ने हवाई फायरिंग की। These two guys are brother. They are 4 months has years, and she is his mother, and she came here in front of the Kabul National Airport, and this family they want to travel from Afghanistan to other countries. राजधानी काबुल में अब्दुल हक चौराहे पर सरेआम झंडा फहराया गया। एक युवक खंबे पर झंडा लहरा रहा है और नीचे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। हाथों में अफगानिस्तान का झंडा और जुबान पर आजादी के नारों के साथ महिलाएं भी सड़कों पर मार्च कर रही हैं। विरोध के इन नारों की गूंज के चलते तालिबान का पूरा प्लान ध्वस्त होता दिख रहा है, क्योंकि वो शांति की दलील देकर दुनिया से मान्यता लेने के फिराक में था। लेकिन फिलहाल दुनिया के देश तालिबानी सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस बीच तालिबानी राज के खिलाफ पंजशीर में विरोध का मोर्चा संभाले शेरों की दहाड़ और तेज हो गई है। नॉर्थ अलायंस अलग से मोर्चा संभाले हुए है।
नॉर्थ अलायंस के जांबाज सालेह और अहमद मसूद भी तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में माफी का वादा करने वाला तालिबान तिलमिलाया हुआ है और वो अब अपना असल चेहरा दिखाते हुए बदला लेने पर आमादा हो गया है। लेकिन चाबुक और गोलियां बरसाने वाले तालिबान के लिए बदले की कार्रवाई इस बार इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि दुनिया के सामने महिलाओं को अधिकार देने का ढोंग करने वाले तालिबान के खिलाफ वतन की महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान के नेशनल टीवी चैनल के एंकर शबनम की जुबानी सुनिए कि कैसे तालिबानियों ने उन्हें काम करने से रोक दिया। मेरा नाम शबनम दोरान है। मैं अफगानिस्तान में 6 साल से पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ। अफगानिस्तान का आरटीए यानी कि नेशनल टेलीविजन वो आखिरी जगह थी जहाँ मैंने काम किया। सिस्टम बदलने के बाद मैंने हार नहीं मानी और ऑफिस गई, लेकिन अफसोस कि ऑफिस का आई कार्ड दिखाने के बाद भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। पुरुष कर्मचारियों को जिनके पास ऑफिस के आई कार्ड थे उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करें क्योंकि हमारी जान खतरे में है। इस बौखलाहट में अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान के जुर्म की कहानी फिर शुरू हो चुकी है। तमाम लोग बंदूक, कोड़े और चाबुक वाली तालिबानी हुकूमत को खुली चुनौती दे रहे हैं और कुछ तालिबान की चेतावनी के बावजूद मुल्क में रहने को तैयार नहीं है। This is the north door of airport in Kabul. You see by this the name door of military door for the foreign persons. The low crush of people, the Kabul, when the Taliban is capturing the Kabul, they are coming here, escape from the Kabul. And the military of foreign persons, American and Afghan National Army, they are firing for the peoples. And you see all of people, women, children, and guys, everyone came from our home, they want to escape from here. जाहिर है अपने आतंकी चेहरे पर मुखौटा अब तालिबान के काम नहीं आने वाला, क्योंकि आवाम ने ही तालिबानी जुल्म के खिलाफ जंग छेड़ दी है और इसका हथियार बनाया है अफगानिस्तान के झंडे को, जिसके दम पर तालिबान को झुकाने के लिए जनता एकजुट हो रही है। काबुल से नावेद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो अफगानी आवाम को तालिबान मंजूर नहीं है। तालिबान अब बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। जहां अफगानिस्तान के अंदर बगावती बोल तेज हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान ने भी साफ कर दिया है कि उसे आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। भारत में जहां प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में संदेश दिया कि आतंकवाद हिंदुस्तान को मंजूर नहीं, तो वहीं यूएन में दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान और चीन की पोल खोली। ना आतंकवाद को बर्दाश्त किया जाएगा, ना औरतों पर हो रहे अत्याचार की अनदेखी की जाएगी, ना बेगुनाहों पर बरस रही गोलियां मंजूर है, ना ही गन की नोक पर सत्ता हथियाने वाले भारत को मंजूर है। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता की दहशतगर्दी की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में भारत ने तालिबान को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में कहा है कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को मंजूर नहीं। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी साजिश को पूरी दुनिया ने देखा। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, जहां चीन का भी दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। ड्रैगन अब खुलकर तालिबान का समर्थन कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान में हो रहे अत्याचार की अनदेखी नहीं कर सकता, जो भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में भारत का रुख दुनिया के सामने रखा। वहीं बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान की पोल खोली। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. अफगानिस्तान में बदले समीकरण पर भारत की पैनी नजर है। भारत की पहली प्राथमिकता वहां फंसे भारतीय हैं, जिनको लेकर विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान सेल तैयार की है। अफगानिस्तान सेल के जरिए मदद मांगने वालों के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल जारी की है। इसके लिए अपडेटेड मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जिस पर 24 घंटे 7 दिन मदद की मांग की जा सकती है। टीम में 20 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। व्हाट्सएप से लेकर ईमेल तक पर काम किया जा रहा है। अफगानिस्तान में फंसे लोगों का हाल लिया जा रहा है और फिर उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें सिर्फ विदेश मंत्रालय ही एक्टिव नहीं है, बल्कि भारत सरकार के अन्य मंत्रालय भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। अमेरिकी सेनाओं ने इस वक्त काबुल एयरपोर्ट को कब्जे में ले रखा है। उनकी निगरानी में ही वहां से प्लेन उड़ रहे हैं। अब भारत की कोशिश वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने की है। भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स सोमवार से वहां चल नहीं पाई। तब हमने सोचा कि वायुसेना के प्लेन्स को भेजेंगे। हरक्यूलिस वायुसेना का ग्लोब मास्टर काबुल से जामनगर लैंड किया। तो हमारा प्रयास है कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे जो वापस घर आना चाहता हो, लेकिन साधन उत्पन्न। करीब 190 भारतीयों को काबुल से एयरलिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 2000 हिंदुस्तानी दहशत के साए में अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जो लगातार सोशल मीडिया में मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकाल लें। हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने का भी डर है। उधर तालिबान लगातार अपनी छवि भी सुधारने का ढोंग रच रहा है, जिसकी एक तस्वीर काबुल से सामने आई। काबुल के एक गुरुद्वारे में तालिबानी नेता पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में शरण लिए हिंदुओं और सिखों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। बंदूक की नोक पर शांति की बात करने वालों के खिलाफ हिंदुस्तान की रणनीति साफ है। वहीं पाकिस्तान के बाद आतंक के इस खेल में चीन नया खिलाड़ी बनकर अफगानिस्तान के मैदान में उतरने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश जो अमेरिका और रूस को गहरा जख्म दे चुकी है। चीन को अंदाजा नहीं कि जिस चिंगारी को वो हवा दे रहा है, वही चिंगारी कल आग बनकर उनके घर को जला सकती है। लेकिन हिंदुस्तान आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला। आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकती। तालिबान भले ही खुद को बदलने की बात कर रहा है, लेकिन जो जुल्म की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, उनसे आंख नहीं मूंदी जा सकती है। काबुल से नावेद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारत ने ठाना है आतंकवाद को हराना है। दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान और चीन की पोल खोली और उनकी नापाक चाल पर पलटवार किया। साथ ही तालिबान को लेकर भारत ने अपना रुख साफ किया। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अपनी सुविधा के हिसाब से तालिबान में मचे कोहराम का इस्तेमाल कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आज जहां तालिबान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की तुलना हिंदुस्तान से कर दी, तो वहीं बीजेपी ने ओवैसी को अफगानिस्तान जाने की सलाह दे डाली। ये अफगानिस्तान में जुर्म की तस्वीर है। ये अफगानिस्तान में दहशत की तस्वीर है। ये अफगानिस्तान में आतंक की तस्वीर है।
लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की सियासत में आग लगा रखी है। कोई तालिबान की हिंदुस्तान से तुलना करने लगता है तो कोई अफगानिस्तान का वीजा देने को तैयार है। सालार मोहतरम याद आए, सालार मोहतरम क्या कहते थे, माँ से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई, बोलते थे ना साला। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा, हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। बेटर टू सेंड always to Afghanistan to protect their women and protect their community. वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। भारतीय महिलाओं की हालत पर तालिबानी तंज ने सियासत को गर्म कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हर कोई अब ओवैसी को घेर रहा है। बार बार हम देख रहे हैं एक के बाद दूसरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उनके स्पोक्स पर्सन सही खुद बोल रहे हैं, सपा के सांसद मुस्लिम सांसद कह रहे हैं, अब ओवैसी कह रहे हैं। ये सब तालिबान को एक तालिबान के प्रवक्ता बनकर भारत में क्यों इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? ऐसे लोग न किसी के साथ खड़े होने लायक होते हैं, ना उनमें ये संवेदनशीलता होती है कि कब क्या बात कहनी चाहिए और करनी चाहिए। उनकी राजनीति है, वो करते रहे, हम उनको बहुत सीरियसली नहीं लेंगे। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने भारत सरकार की तालिबान को लेकर रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को भारत के लिए खतरनाक बताया। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से। मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। चीन देपसांग, डेमचाक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में बैठा हुआ है। हमारी फौज हमारी जमीन में बैठा हुआ है, अब वहां पर वो कर रहा है। इन्हों दे तो खाली फोटो में खुश है बस। यूं तो हिंदुस्तान की सियासत में खींचतान का दौर जारी रहता है, बस मुद्दों में नए नए तड़के की एंट्री होती है। अब नेताओं के बयानों में तालिबानी तड़के लग रहे हैं। सबका एजेंडा सेट है, सबका वोट बैंक फिक्स है। ऐसे में सब अपने अपने हिसाब से तालिबान खेल रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना। अफगानिस्तान के हालात और तालिबान पर जारी सियासत के बाद अब बात मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी की। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने विपक्ष से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। वहीं 2024 के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि विपक्ष की एकता की वजह से सरकार को ओबीसी बिल में संशोधन करना पड़ा। राष्ट्रहित में सिर्फ संसद में नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दल एकजुट हों। तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आज विपक्ष की बैठक में टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, जेएमएम, आरजेडी, सीपीएम, शिवसेना समेत 19 दलों के नेता शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के न्योते के बावजूद समाजवादी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। वहीं बीएसपी ने भी इस बैठक से दूरी बनाए रखी। वहीं आम आदमी पार्टी को इस बैठक का न्योता ही नहीं मिला था। विपक्षी दलों के साथ सोनिया गांधी की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसे बैठक में शामिल होने का न्योता ही नहीं मिला। तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ, ये आपको बता रहे हैं। किस तरह से विपक्षी दलों के साथ सोनिया गांधी की इस बैठक पर बीजेपी ने भी तंज कसा है और आम आदमी पार्टी को इस बैठक में शामिल होने का न्योता ही नहीं मिला। विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि देश के सदन के अंदर जब बहस हो रही थी तो आप बहस में क्यों नहीं थे? आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रयोग मुद्दों को हल करने के लिए, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए करने के बजाय अपने बेटे तथाकथित युवराज, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी के एकांतवास, कोरोनावास, अज्ञातवास को पूरा करने में लगा दिया। और जहां हमें पहले इनवाइट किया जाता था, राष्ट्रपति भवन में इनवाइट किया जाता था 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, वो भी नहीं इनवाइट करते। तो ना हमें कांग्रेस इनवाइट करती, ना हमें बीजेपी इनवाइट करती।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आरजेडी में जारी खींचतान बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए आज तेज प्रताप यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो सकी। तेजस्वी से मुलाकात न होने पर तेज प्रताप भड़क गए और आरोप लगाया कि संजय यादव ने तेजस्वी को उनसे बात करने से रोक दिया। कल ही तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव से किसी तरह के मनमुटाव से इनकार किया था, लेकिन आज जब वो तेजस्वी से मिल नहीं सके तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया है, सब लोग से आप पूछिए। शंखनाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। गुजरात के जूनागढ़ में अरब सागर किनारे बना सोमनाथ मंदिर सदियों के इतिहास का गवाह है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को कई सौगातें दी। सोमनाथ मंदिर के बहाने उन्होंने पूरी दुनिया को अपना संदेश भी भेजा। गुजरात में अरब सागर के किनारे बना सोमनाथ मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक, भगवान शंकर का पहला ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दशकों पुराना रिश्ता है। मोदी इसी मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। जब भी मौका मिलता है मोदी बाबा सोमनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, शम करोति सह शंकरः, अर्थात जो कल्याण को, जो सिद्धि को प्रदान करे वो शिव है। ये शिव ही है जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। इसलिए शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और शिव अनादि इस ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सौगातों की बरसात कर दी। सबसे पहली सौगात थी पार्वती मंदिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में पार्वती देवी मंदिर का शिलान्यास किया। पार्वती मंदिर को 30 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। पार्वती मंदिर का गर्भगृह 380 वर्ग मीटर होगा, जबकि इस मंदिर का नृत्य मंडप 1250 वर्ग मीटर होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जो टूरिस्ट आते थे वो सिर्फ दर्शन करके चले जाते थे। आज अगर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो पूरा इलाका डेवलप्ड हो चुका है। यहाँ पे लोगों को एक टूरिज्म स्पॉट के तौर पर भी, एक धार्मिक जगह तो है ही है, साथ ही टूरिज्म स्पॉट के तौर पर भी इसे डेवलप किया गया है। लोग वॉकवे पे चल पाएंगे। 1.4 किलोमीटर लंबा ये पूरा वॉकवे है जो त्रिवेणी संगम पे मिलता है। यानी अगर यहाँ पे लोग आएंगे तो लोग चलते हुए त्रिवेणी संगम तक जा पाएंगे, साथ ही समुद्र का दर्शन कर पाएंगे और वॉकवे का नाम भी वही दिया गया है, समुद्र दर्शन। तो लोगों को यहाँ पे एक धार्मिक भगवान में जो आस्था है, शिव की जो आस्था है, उसके साथ साथ एक टूरिज्म स्पॉट भी अब इस जगह को डेवलप किया जा रहा है। पार्वती देवी मंदिर संगमरमर का बनाया जाएगा। ये मंदिर 71 फीट ऊंचा होगा। पार्वती मंदिर निर्माण की लागत 30 करोड़ रुपए आएगी, जिसमें से 25 करोड़ रुपए तो गुजरात के हीरा कारोबारी भीखू भाई धमेलिया ने अकेले ही दान में दे दिया। शिलान्यास के मौके पर भीखू भाई अपने परिवार के साथ मौजूद थे। अच्छा, दान कभी नहीं करते, वो तो हमें निमित्त बनाया है। दान की बात क्या है, वो दादा का है और दादा को हमें दादा ने निमित्त बनाया, तो सोमनाथ दादा ने निमित्त बनाया, बस ऐसा ही और कुछ नहीं है। और शिव और शक्ति का जो मिलन होने जा रहा है उसके लिए हमारे लिए गर्व की बात है
यहाँ शिव का तो मंदिर था, लेकिन शक्ति का निर्माण होने जा रहा है। सोमनाथ मंदिर के पास बने अहिल्याबाई होलकर मंदिर का भी ट्रस्ट ने जीर्णोद्धार करवाया है। अब यह मंदिर पूरी तरह से तैयार है। इसे पुराना सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद इसे देश के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। पीएम मोदी ने सोमनाथ प्रदर्शनी का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर परिसर में बनाए गए नए वॉकवे का लोकार्पण किया। इस शानदार वॉकवे को 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। पैदल पथ है, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा पैदल पथ है। एक और जहां से इस पैदल पथ से आपको समुद्र दिखाई देगा, तो दूसरी ओर सोमनाथ महादेव का मंदिर। और आप देख सकते हैं जो सोमनाथ महादेव का जो शिखर है वो यहीं से दिखाई दे रहा है। और जो लोग यहाँ पे आते हैं सोमनाथ मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद, जब वो समुद्र के किनारे पे करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस पैदल पथ पर चलेंगे तो उनको हर कोने से, हर जगह से सोमनाथ मंदिर दिखेगा। और त्रिवेणी संगम, जो 3 नदियों का संगम होता है, वहां तक ये पूरा 1.5 किलोमीटर लंबा पैदल पथ बनाया गया है। तो वही महारानी अहिल्याबाई का जो मंदिर था, जो शिवलिंग था, जहां पे काफी छोटा मंदिर हुआ करता था और अगर वहां पे कुछ लोग इकट्ठे हो जाए तो वहां से बाहर निकल पाना मुश्किल होता था। तो उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया है करीब 3.5 करोड़ की लागत से। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही उनका ध्यान सोमनाथ मंदिर पर था। पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन के बाद सोमनाथ ट्रस्ट ने मोदी को अध्यक्ष बना दिया। मोदी अब इस मंदिर को पुरानी भव्यता लौटाने की तैयारी में है। ये पूरा मंदिर सोने का था और एक बार फिर से इसे स्वर्ण जटित किया जा रहा है। सोमनाथ में गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने मेरी सहयोगी गोपी की रिपोर्ट देखी, किस तरह से श्रद्धालु और भक्त खुशी से सराबोर हैं। सोमनाथ मंदिर में बेहतरी होगी, व्यवस्थाओं में बेहतरी होगी और किस तरह से वहां पर बदलाव होंगे उसके बारे में बताया। सोमनाथ मंदिर को सौगात के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आतंक मचाने वाले और आतंकियों के हमदर्दों को कड़ा संदेश दिया। मोदी ने साफ कह दिया कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता और आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का कोई अस्तित्व नहीं बचता। पीएम मोदी का यह बयान तब आया है जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और पाकिस्तान उसकी हिमायत में खड़ा है। मौका था गुजरात के सोमनाथ मंदिर परिसर में पार्वती मंदिर के शिलान्यास का। आया जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और पाकिस्तान तालिबान के साथ कदम ताल कर रहा है। यही वजह है कि सोमनाथ के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक पर करारा वार कर दिया। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। संदेश पाकिस्तान के लिए था जो अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को लेकर दीवाना हुआ जा रहा है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकते। सोमनाथ मंदिर को आक्रांताओं ने कई बार तोड़ा, लेकिन सोमनाथ आज भी सीना ताने खड़ा है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के बहाने आतंकवाद पर हमला बोला। और सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जहां तमाम देशों ने चुप्पी साध ली है, तो कई देशों ने साफ कर दिया है कि वो तालिबानी हुकूमत को मान्यता नहीं देंगे। पाकिस्तान जैसे कुछ देश तालिबान की सत्ता पर ताली बजा रहे हैं, लेकिन आज पीएम मोदी ने एक तरह से साफ कर दिया कि भारत आतंक और आतंक के दम पर पाई गई सत्ता को कभी समर्थन नहीं देगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। और अब आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में बताते हैं, उसके इतिहास के बारे में बताते हैं। सोमनाथ मंदिर पर जितने हमले हुए हैं, शायद ही किसी और स्मारक ने उतने हमले झेले हों। कभी महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला करके वहां कत्लेआम मचाया, तो कभी औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को ढहवा दिया। सोमनाथ मंदिर बार बार बनता और ढहता रहता। आखिरकार देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया नया सोमनाथ मंदिर। भगवान भोलेनाथ का मंदिर सोमनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला मंदिर, करोड़ों शिव भक्तों का केंद्र है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गवाह है सदियों पुराने इतिहास का, गवाह है आक्रांताओं के हमलों का, गवाह है बार बार इस पर हमला किया गया, बार बार इसे लूटने की कोशिशें हुई, बार बार इसके अस्तित्व को मिटाने की साजिशें हुई, लेकिन आज भी सोमनाथ अटल है। अरब सागर की लहरों के किनारे पूरी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके इसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया था। इसे देखकर ही महमूद गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर धावा बोल दिया था। इस हमले में गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूट ली थी, साथ ही ज्योतिर्लिंग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस हमले में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर से 20 मिलियन दिनार लूटा था। गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर ढहा दिया गया। 1308 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के राजा महिपाल ने करवाया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1665 में एक बार फिर सोमनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त करवा दिया था। 1706 में यहाँ एक मस्जिद बना दी गई थी। महमूद गजनवी के हमले से पहले भी सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले हो चुके थे। दरअसल सोमनाथ मंदिर इतना वैभवशाली था कि लुटेरों की नजर इस पर रहा करती थी। यही वजह है कि इसे कई बार तोड़ा गया और कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। मुगलिया सल्तनत के दौर में सोमनाथ पर बार बार हमले हुए, लेकिन भारतीय राजा इसका जीर्णोद्धार करवाते रहे। आजादी के बाद भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सौराष्ट्र के राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर की आधारशिला रखी। 11 मई 1951 को सुबह 6:46 पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो स्वरूप आज दिखाई देता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। हालांकि वल्लभ भाई पटेल खुद सोमनाथ मंदिर का ये स्वरूप देख नहीं सके। मंदिर निर्माण से पहले ही उनका निधन हो गया था। सोमनाथ मंदिर देश के इतिहास का ही नहीं, राजनीतिक इतिहास का भी साक्षी रहा है। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ एक बड़े राजनीतिक परिदृश्य का गवाह बना था, जब वहां से बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। उस घटना ने देश की राजनीति बदल कर रख दी थी। आज बीजेपी इस मुकाम पर है तो उसका श्रेय आडवाणी सोमनाथ मंदिर और अपनी उस रथ यात्रा को ही देते हैं। आडवाणी की उस रथ यात्रा के सारथी थे नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर से निकली रथ यात्रा ने नरेंद्र मोदी की किस्मत भी बदल दी थी। 1 दशक बाद वो मुख्यमंत्री बनकर लौटे थे। उसके बाद से मोदी लगातार सोमनाथ के सुंदरीकरण से जुटे रहे। बार बार उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किया। गुजरात की राजनीति में बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद बहुत अहम है। यही वजह है कि 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 8 मार्च 2017 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किया और आरती उतारी। तो 29 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाबा सोमनाथ के दरबार में माथा टेका। आज तक ब्यूरो। सदियों के इतिहास का गवाह है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर से शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।